हेलो दोस्तों। हाँ, हम लोग जो अपनी जो सीरीज स्टार्ट किए थे बीपीएससी को लेकर, ठीक है, बीपीएससी 69 को, ये जो हमारा सारा जो लेक्चर है, ये सारा डिस्कशन जो है टोटली इस एग्जाम को फोकस किया जा रहा है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन एग्जामों में, उसको हम लोग जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर जितने भी इस वीडियो में जो भी मतलब आपको करंट अफेयर से संबंधित जो भी नया नया सीरीज होगा, करंट अफेयर को फोकस किया जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए, इस क्वेश्चन मतलब किस प्रकार से पूछा गया है, कौन कौन से इसमें मुख्य बिंदु रखे गए हैं, उसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, आइए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को देखेंगे और क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये जो है क्वेश्चन जो है आपका सदाबहार क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। आइए हम लोग थोड़ा डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बचे। ओके, तो देखिए राफेल के बारे में अक्सर जो है न्यूज में ये अपना जो है जगह बनाते रहता है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैज बीन फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स एट विच एयरफोर्स स्टेशन। यहाँ पे कह रहा है कि जो राफेल फाइटर जो एयरक्राफ्ट है हमारा, इंडक्टेड, इंडक्टेड का मतलब क्या होता है, शामिल करना। ओके, जब इंडियन एयरफोर्स में जब शामिल किया गया है, सबसे पहला जो है कौन सा स्टेशन पे ये उतरा था, आया था, ये था अंबाला। ये जो है अंबाला में आया था। और राफेल से जो संबंधित कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं सिलसिलेवार में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो राफेल है इसमें ट्विन इंजन, कहने का तात्पर्य है इसमें दो प्रकार के इंजन लगे हुए हैं। ओके, और जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो फ्रांस की कंपनी है, जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट एविएशन। ओके, और इसमें दूसरा फीचर क्या है, तो ट्विन इंजन है इसमें। क्लियर है। एंड थर्ड क्या है इसमें, आप इसमें देख सकते हो, थर्ड जो है, और ये लॉन्ग रेंज, ओके, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज दोनों ही मिशन में जो है ये परफॉर्म करेगा। क्लियर है। और ये जो है लगभग 36 राफेल जो है भारत को प्राप्त हो चुका है, राफेल। क्लियर है। और ये कहाँ से आया है, डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है फ्रांस की, वहां से हम लोग इसको समझौता के माध्यम से अपने अपने जो सेना है उसमें शामिल किए हैं। और ये कहाँ आई थी, सबसे पहला अंबाला में आया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनियस, देखिए इंडिजेनियस मतलब क्या होता है, भारत के द्वारा ही, ठीक है, भारत के द्वारा ही अपने ही जो सामान है उसके द्वारा जिसको डेवलप करना, उसको बोलते हैं इंडिजेनियस। भारत में ही खुद भारत जो है अपना संसाधन का प्रयोग करके इस प्रकार का टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है खुद। ओके, तो द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल इज, तो एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है भारत ने अपने पहला, ठीक है, जो बनाया था उसका नाम था रुद्रम, रुद्रम 1, ठीक है, रुद्र। और इससे संबंधित कुछ और फैक्ट को देखते हैं हम लोग। जैसा कि ये जो रुद्र है, रुद्र को किसने बनाया है, तो डीआरडीओ ने बनाया है। जितना भी आप देखोगे, जितना भी डिफेंस सिस्टम है भारत का जो इंडिजीनियस है, उसको जो है डीआरडीओ ही बनाता है। आप हमें कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है डीआरडीओ के, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताओगे कि डीआरडीओ का चेयरपर्सन कौन है। और इससे जो है संबंधित जो है कुछ और फैक्ट को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, आप देखोगे तो एंटी रेडिएशन तो है रुद्रम 1, और इसको डेवलप किसने किया है, तो डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पता है ना क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप अभी देखोगे न्यूज में जो एक इंडिया करके वर्ड जो है काफी चर्चा में है, INDIA, सॉरी, INDIA, इंडिया। ओके, ये जो टर्म है काफी चर्चा में है न्यूज में। आप कमेंट करके बताओ कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका एक्रोनिम पूछता है, जैसे आई फॉर क्या हो गया, इंडियन, ओके, एन फॉर क्या हो गया, नेशनल, नेशनल, ओके, डी फॉर क्या हो गया, डेवलपमेंट, क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। एंड आई फॉर क्या हो गया, इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव हो गया। और ए फॉर क्या हो गया, अलायंस हो गया।
दैट्स इट। ठीक है, तो आप इंडिया का जो है फुल फॉर्म को ध्यान में रखोगे, क्योंकि जब नीति आयोग जब चर्चा में रहा था ना 2015 में, तो उस सारे एग्जाम में आप देखोगे उसका फुल फॉर्म काफी पूछा था, और जिस विद्यार्थी ने इस चीज को फोकस किया था उन्होंने सॉल्व किया था। क्लियर है? तो इंडिया जो है वर्ड काफी चर्चा में, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसी न किसी तरह से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो रुद्रम के बारे में हम देख लिए कि डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, और ये जो है सरफेस टू एयर, सॉरी एयर टू सरफेस जो है ये परफॉर्म करेगा। एयर टू सरफेस कौन करेगा? रुद्रम 1, ये है एंटी रेडिएशन, इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। और एक आप लोग देखो त्रिनेत्र जो है ना काफी चर्चा में रहता है, त्रिनेत्र, ये भी डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो त्रिनेत्र किसने डेवलप किया था? इसको किया था इंडियन रेलवे ने। आप देखोगे कि अभी जो ट्रेन जो है टक्कर होता है, जब ट्रेनों के बीच में टक्कर हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो है रोकना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और जो है मॉडर्नाइजेशन के कारण जो है इन तमाम जो जोखिम है, जो दुर्घटना, उसको कम किया जा रहा है। तो त्रिनेत्र जो है इसी दिशा में एक जो है आपका वो है, क्या बोलते हैं, पहल है। इसमें क्या होता है, अगर ट्रेन रन कर रहा है और सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, कोई रुकावट आता है, अवरोध आता है, तो ये जो है त्रिनेत्र जो सिस्टम है ऑटोमेटिक काम करेगा और ये ट्रेन को टक्कर होने से जो है बचाएगा। एक है सक्षम, अब देखोगे सक्षम जो है न्यूज में रहता है। सक्षम क्या है? तो सक्षम जो है आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो है मिनिस्ट्री उससे संबंधित है, और ये ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। क्लियर है? ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। ये था इंपॉर्टेंट जो एडिशनल फैक्ट हम लोग देख चुके हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग मूव करेंगे अगला क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है 3rd नंबर पे, इंडिया 13 मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेट अप इन विच स्टेट। देखिए सेटअप बोल रहा है, मतलब 12 जो है ऑलरेडी मेजर पोर्ट हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मेजर पोर्ट है यहाँ पे 12, एक नया जो है एडिशनल इसमें ऐड किया गया है 13th मेजर पोर्ट, तो महाराष्ट्र का बधावन जगह है, ठीक है, उसको इंक्लूड किया गया है। महाराष्ट्र का बधावन जगह जो है तो 13 मेजर पोर्ट हो गया। तो 12 मेजर पोर्ट में से कुछ को देख लेते हैं हम लोग। जैसे दीनदयाल आपको देखने को मिलेगा, दीनदयाल जो है ये भी क्या है, पोर्ट है आपका। सेकेंड में क्या है आपको, उसके बाद देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, ठीक है, नेहरू पोर्ट देखने को मिलेगा आपको। फिर क्या है, विशाखापट्टनम भी देखने को मिलेगा, विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद आपको कोलकाता देखने को मिलेगा, कोलकाता, कोलकाता देखने को मिलेगा। फिर है पारादीप, जो कि उड़ीसा में है, पारादीप। तो ये एक्सेप्ट टर्म हो गया। 12 में से जो है आप याद रखोगे, दीनदयाल को देख लोगे, जवाहरलाल नेहरू को देखोगे, विशाखापट्टनम देख लोगे, कोलकाता देख लोगे, पारादीप देख लोगे। ये जो था इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट था, जो कि भारत के इकोनॉमिक में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। ट्रेड में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, रोजगार की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा जो पोर्ट है वो काफ़ी अर्थव्यवस्था में जो है काफ़ी सकारात्मक योगदान देता है, आप इसे देखोगे, क्लियर है। लेकिन हम लोग जो है अभी क्या बोल रहे हैं, प्रीलिम्स जो व्यू पॉइंट होता है, हमें प्रीलिम्स क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे हम लोग, 4th नंबर को देखेंगे। हु वोन द बीड, बीड मतलब क्या होता है, जो ऑक्शन होता है ना, जो बोली लगता है, तो बीड बोलते हैं उसको, क्लियर है। जिनका भी मीडियम जो हिंदी है उनको, उनके लिए सहूलियत होगा, हम जो है सारे टर्म को यहाँ पर बीच बीच में डिस्कस कर देंगे, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। Who won the bid construct the new parliament building recently? देखिए न्यू पार्लियामेंट, अभी जो वर्तमान का जो पार्लियामेंट है ना वो तो है ही, लेकिन अब जो न्यू पार्लियामेंट बना है उस पार्लियामेंट प्रोजेक्ट का नाम पता है क्या है? विजिटा। ये क्या है? विजिटा प्रोजेक्ट। आप इसको याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन को जो है ना ट्विस्ट करके किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब नया पार्लियामेंट जो बना है उसका उद्घाटन हुआ था श्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो काफी जो है वो चर्चा में रहा था, क्लियर है। क्योंकि विपक्ष बोल रहा था कि हायरार्की की अगर बात की जाए, वरीयता क्रम में बात की जाए, तो सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। तो विपक्ष के जो लोग थे उन्होंने ये आरोप लगा रहे थे कि आप जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप इनॉग्रेटेड के लिए क्यों नहीं इन्वाइट किए, ठीक है, उनको चीफ गेस्ट क्यों नहीं बनाए, आप क्यों थे। इस तरह के मुद्दे जो है विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे, इस कारण जो है न्यू पार्लियामेंट चर्चा में रहा है।
क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी जो है क्वेश्चन को अब फैक्ट मोड से जो है थोड़ा सा शिफ्ट कर चुकी है। फैक्ट्स जो पहले फैक्ट के तरीके से जो पूछा जाता था फैक्ट के माध्यम से, अब वो फैक्ट जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट देखने को अधिक मिलेगा। क्लियर है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को इस दृष्टि से सॉल्व कर रहे हैं। हु वॉन द बीड द कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली? जैसे कि टाटा प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा कि टाटा प्रोजेक्ट ने जो है 861 करोड़ रुपए का बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया था। क्लियर है? और ये 21 मंथ में जो है इसको कंप्लीट करना था। और ये जो प्रोजेक्ट था सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट, इसमें से पार्लियामेंट ही नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी भवन हैं, ठीक है, उसके तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, और ये था इनका मेन ऑब्जेक्टिव। और इसमें काफ़ी जो है जो कंस्ट्रक्शन वाले थे, जो आर्किटेक्चर वाले थे, काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें टाटा जो है हाईएस्ट बोली लगाकर जो है इसको जो है जीत गया था। ठीक है? और ये हमारा जो पार्लियामेंट है बन के तैयार भी हो गया, इनॉग्रेशन भी हो गया। आपको पता है 1284, अगर मैं गलत नहीं हो तो 1284 लोगों, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, आई थिंक 888 जो है ना लोकसभा के मेंबर बैठेंगे, सुनाया है, और 300 जो है 84, आई थिंक 384, तो इसको करेक्ट करके देख लेंगे, लेकिन 1288 के आसपास जो है ना लोग बैठेंगे इसमें न्यू पार्लियामेंट में। क्लियर है? आप कमेंट में बताओगे कि लोकसभा का कितना मेंबर जो है बैठने की जो है क्षमता है नया वाला में, और राज्यसभा में आप बताओगे कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको अपडेट कर देंगे। क्लियर है? तो ये था इम्पोर्टेंट टाटा प्रोजेक्ट को लेकर और न्यू पार्लियामेंट को लेकर, जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, हु इज द हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एट प्रेजेंट? ठीक है, नेशनल कमीशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। नेशनल कमीशन जो है ना, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैच्यूटरी क्या है? बॉडी है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे स्टैच्यूटरी बॉडी होता है और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दोनों में हम लोग बेसिक फ़र्क को समझ लेते हैं। बेसिक फ़र्क क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। देखिए, स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है, इसको सिंपली जो है ना एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है। जैसे कि लोकसभा में कोई बिल पास किए, फिर उसको राज्यसभा में पास किए, फिर उसमें प्रेसिडेंट का क्या हो गया, सिग्नेचर हुआ, तो जाके क्या हो गया, वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, और उस एक्ट के माध्यम से जो है स्टैच्यूटरी बॉडी का हम लोग प्रावधान करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, जिसका जो है साफ साफ जो है चर्चा या जिक्र जो है संविधान में हमारा किया जाता है। जैसे कि नेशनल कमीशन, सॉरी क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, आर्टिकल 324 में जिक्र है। कैग का नाम सुने होंगे, 148 में इसका जिक्र है। और तो ये सब क्या हो गया, जिसका संविधान के बारे में चर्चा है। यूपीएससी हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, संस्था है। इसका जिक्र जो है आपको 315 में देखने को मिलेगा, 315 में। तो ये तमाम जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। स्टैच्यूटरी बॉडी जिसको एक्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं हो गया स्टैच्यूटरी बॉडी। नेशनल कमीशन जो है आपका 1990 में ये क्या हुआ था, बिल बना था, और 1992 में जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बना था। वर्तमान में जो इसके प्रेजेंट में जो हेड है कौन है, श्री रेखा शर्मा। क्लियर है? तो ये नेशनल कमीशन जो है फॉर वीमेन, इसका क्या काम होता है, तो काम कुछ नहीं होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है इनका। जैसे कि जो भी महिलाओं को लेकर जो भी प्रावधान है संविधान में, उसका रिव्यू करना। ठीक है, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाता है उसके लिए सलाह देना। ठीक है, और महिलाओं के उत्थान के लिए जो लीगल रेमेडीज़ हैं या जो भी उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है, उन तमाम चीज़ों के बारे में अवगत होना और जो है रिपोर्ट सबमिट करना प्रेसिडेंट को, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। क्लियर है? इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज द पास्ड? देखिए 2019 में जो है ना सिटीजन जो एक्ट है, सिटीजन एक्ट जो है 1955 में था, बना था। उसके बाद जो है ना समय समय पर जो है इसका अमेंड होते गया, और वर्तमान में जो है 11 दिसंबर 2019 को इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या था, जो भी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से
और बांग्लादेश से, ठीक है, 3 देश से जो भी माइनॉरिटी भारत में रह रहे हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, ठीक है, सिख हो गया, तो 5 धर्म, 5 रिलीजियस के थे, उनको जो भारत में सिटीजन देगा, अगर वो दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं तो उनको जो है क्राइटेरिया पर, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनको जो है भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको पास किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हाँ, अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, इंडिया इम्प्रूव देयर रैंक फ्रॉम, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये क्या होता है, इसको जो है वर्ल्ड बैंक जो है पब्लिश करता है। ठीक है, कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। और इसमें 3 पैरामीटर को जो है शामिल किया जाता है। उसके आधार पर यह जानने का कोशिश किया जाता है कि किन देशों में जो है आसान करना, किन देशों में जो है व्यापार करना आसान होता है और किन देशों में कठिन। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक 3 पैरामीटर का यूज़ करता है, तब जाके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश करता है। अगर 2019 की अगर बात की जाए ना, तो भारत का जो रैंक था 77 था, तो वही 2020 में कितना हो गया, 63rd हो गया। तो रैंक में इंप्रूव हुआ ना, इसी के बारे में पूछा गया है। तो प्रीवियस जो था 2019 में 17 रैंक था और 2020 में 63rd रैंक देखा गया, और उसमें जो है न्यूजीलैंड जो है टॉप पे रहा था। हालांकि वर्तमान में जो है वर्ल्ड बैंक जो है इस रिपोर्ट को जारी करना शायद बंद कर दिया गया है। आप लोग कमेंट में बताओगे क्या ये फैक्ट जो है और जिसे हम बता रहे हैं क्या वो सच है या गलत, आप लोग कमेंट बताओगे। ठीक है, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे कल हो सके तो। क्लियर है, अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट। देखिए, इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे बैंक के माध्यम से, सहकारी जो बैंक होता है, ठीक है, उसके माध्यम से जो है ना किसानों को जो है या एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋण को प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट। और जो अनऑर्गेनाइजेशनल होता है, अनऑर्गेनाइजेशन जैसे कि महाजन हो गए, साहूकार हो गए, वो सब अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर होता है। तो इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो वार्ड क्रेडिट टारगेट 2020-21 हैज बीन फिक्स यूनियन बजट। आपको पता है ना, 15 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था 2020-21 का जो बजट था उसमें। लेकिन जब बजट 2022 का आया, उसमें गवर्नमेंट जो है रेज फ्रॉम द क्रेडिट टारगेट कितना, 18 लाख करोड़ फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 2023। आप इसको ध्यान में रखोगे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है और उसमें टोटल लोन का 40% जो है ना खर्च करना होता है प्राइमरी सेक्टर में। ओके, अगर टॉपिक आएगा तो प्राइमरी सेक्टर पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग इस चैनल को इससे जुड़े रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम आते आते तक आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि खुद ब खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कम्स इन अ टॉप 100 ग्लोबल बैंक। देखिए, कॉमर्शियल बैंक जो है ना, इंडिया का एक ही बैंक है, एसबीआई, जो कि ग्लोबल बैंक है। ओके, ग्लोबल इसका एक्सेप्टेंस है एसबीआई। और चाइना की अगर बात की जाए ना, चाइना हमारा जो नेबर कंट्री है चाइना, उसमें 18 बैंक है जो कि ग्लोबल बैंक है। अमेरिका की अगर बात की जाए, यूएसए का, उसके 12 बैंक है। और भारत का जो एक ही बैंक है वो भी एसबीआई। आपको पता है ना एसबीआई के बारे में, एसबीआई जो है 1955 में बना था। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 1955 में जो है इसका एसबीआई नाम कर दिया गया और उसी वर्ष जो है इसका नेशनलाइज किया गया था। ओके, और बैंकों से संबंधित जो लाइसेंस इशू करना होता है, इसको कैंसिल करना होता है। मान लिया आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप चाहते हैं कि बैंक इन्वेस्ट करें, ठीक है, बैंक आप खोलना चाहते हैं, ये सब लाइसेंस वगैरह कहाँ से मिलेगा आपको, आरबीआई इशू करता है। क्लियर है, आरबीआई जो बना था 1934 एक्ट के माध्यम से 1935 में बना था। और तो आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया एज द हेड ऑफ इंडिया विमेंस सिलेक्शन कमेटी। तो इंडिया विमेंस सिलेक्शन कमेटी का जो हेड थे नीतू डेविड थे। ठीक है, आप इन प्लेयर का नाम ध्यान रखना, ये बॉलर थे। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बॉलर थी, ये स्पिन करती थी। इनको जो है इंडिया विमेंस सिलेक्शन कमेटी का जो है हेड बनाया गया था। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। विच एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज, को याद रखिएगा,
इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। आप न्यूज़ देखते हो ना, डीडी न्यूज़ वगैरह, तो उसमें देखोगे एक साइन लैंग्वेज में ना एक महिला होती है, ठीक है, वो जो है अपने इशारों से जो है चीज़ों को बताती है, साइन लैंग्वेज उसी को बोलते हैं। ओके, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वाज द रिलीज बाय द गवर्नमेंट इन मार्च 2019। ये सेकेंड एडिशन था। इसको जो है किसने लॉन्च किया था? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इसके हेड कौन है? तो श्री थावरचंद गहलोत, उनके द्वारा जो है सेकेंड एडिशन वाला जो बुक है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जो है न्यू दिल्ली में क्या हुआ, पब्लिश किया गया था। और इसमें जो है तकरीबन 6000 वर्ड इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पहला एडिशन जब आया था ना, तो इसमें 3000 वर्ड को शामिल किया गया था। ये 6000 जो वर्ड है ना, आपको मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिकल से संबंधित जो क्षेत्र है उनसे संबंधित जो है शब्द देखने को मिलेगा। टेक्निकल मिलेगा, टेक्निकली मिलेगा, ठीक है, एजुकेशनली मिलेगा, मेडिकली हो गया, ठीक है। तो तमाम तरह के जो वर्ड हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं उसको इस डिक्शनरी में जो है लागू किया गया है। तो किस मिनिस्ट्री था? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। किस हेड कौन है इसके? श्री थावरचंद गहलोत। ओके, इसमें 6000 वर्ड है। ये जो बुक है आपको कहाँ, दिल्ली में देखने को मिला था, दिल्ली में जो है पब्लिश किया गया था। ओके, अगला प्रश्न को देखेंगे। हु सक्सीड मनोहर पारिकर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इस डेट रिसेंटली। जब क्वेश्चन पूछा गया था ना, उस समय करंट में था कि जो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका देहांत हो गया था। उनकी जगह कौन आए थे? फिर तो आए थे प्रमोद सावंत। उस वक्त जो है प्रमोद सावंत जो है लोग स्पीकर थे वो, ठीक है, असेंबली के क्या थे? स्पीकर थे। तो स्पीकर थे कौन? प्रमोद सावंत। तो उनकी डेट के बाद जो है ये बने थे। ओके, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। हु इज द विनर ऑफ द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2018? 2018 को देखेंगे हम लोग, 2019 को भी देख लेंगे, 20 को भी देखेंगे और 21 को भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण बनेगा। तो 2018 में किनको दिया गया था? ये जापान के थे। और क्या फील्ड में, कौन सा फील्ड में ये जो है कंट्रीब्यूट किया था? लेप्रोसी एरेडिकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो है जो कुष्ठ रोग होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग, उसको इरेडिकेशन मतलब समाप्त करने के लिए जो है इनको 2018 में गांधी पीस प्राइज दिया गया था। क्या नाम था इनका? वो ही सासाकावा, जापानीज नेम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, 2019 में किनको दिया गया था? तो काबूस बिन साहिद, ठीक है, ये थे ओमान के थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर है शेख मुजाबिर रहमान, 2020 में दिया गया था किसको? शेख मुजाबिर रहमान, ये बांग्लादेश के। फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द नॉन वायलेंट एंड द गांधीयन मेथड। ये जो है ना बांग्लादेश के फाउंडर थे, याद रखिएगा, शेख मुजाबिर रहमान, बांग्लादेश के। और भारत का जो है, बांग्लादेश एक पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश का जो तीनों साइड का जो एरिया ना त्रिपुरा से घिरा हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा से। आप इंडियन मैप देखोगे, ये हमारा प्यारा भारत, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया हमारा, ये हमारा गिर और गुजरात हो गया। ऊपर में हमारा जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पर बांग्लादेश बसता है, यहाँ पर नेपाल, सॉरी, भूटान और नेपाल देखने को मिलेगा। यहाँ पे पाकिस्तान देखने को मिलेगा। यहाँ पे अफगानिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिलेगा। यहाँ पे मालदीव देखने को मिलेगा। और ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ये हो गया हमारा अरेबियन सी। ये हमारा मैप को अच्छे से स्टडी कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। और 2021 में जो है गीता प्रेस को मिला था। क्यों मिला था? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू द नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीन मेथड। जो भी गांधीन मेथड क्या होता है? गांधी जी क्या बोलते हैं? वो जो है नॉन वायलेंस को जो है प्रमोट करते हैं, नॉन वायलेंस को, ठीक है। और अहिंसा परमो धर्म, वो अहिंसा को जो है ना अपना सबसे बड़ा हथियार बनाए थे। आपको पता ही है बिहार में जो है 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, सबसे पहला जो है ना सत्याग्रह वहीं से स्टार्ट हुआ था। चंपारण कहाँ? बिहार में, पूर्वी चंपारण में। और 2021 का जो है गांधीयन पीस प्राइज जो है किसको मिला था? ये मिला था गीता प्रेस को। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1923 में। कौन? गीता प्रेस। सारे जो है सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन जो है, हु वाज द विनर ऑफ द मेंस सिंगल ऑफ द यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019? ठीक है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का जब हुआ था, उस वक्त जो है किंटो मोमोटा ने जीता था।
लेकिन अगर 2020 की अगर बात की जाए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल हाईलाइट्स की अगर बात की जाए, तो विक्टर जो है बीट लक्ष्य सेन को 21-10 और 21-15 से हरा दिए थे। ठीक है, इस बार का जो 2020 का जो हुआ था फाइनल, सॉरी 2022 का जो फाइनल हुआ था 2022 का, उसमें जो है विक्टर जो है इस बार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीते हैं। तो विक्टर याद रखिएगा, सारे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य सेन को जो है इसमें पराजित किया गया था। लक्ष्य सेन को जो है इसमें क्या किया गया था, हराया गया था, किसके द्वारा, विक्टर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब आते हैं इन जुलाई 2019 द स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम द विच स्टेट इंडिया। देखिए, पहले चंद्रयान 2 के बारे में जानने से पहले हम लोग इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 में जो पहला फैक्ट है याद रखिएगा, 615 करोड़ का बजट है। इसको जो लॉन्च किया गया है ना, तो 615 करोड़ का बजट है। और बता देते हैं थोड़ा सा, तो 23 अगस्त को जो है ना, ये चंद्रमा पे जो है लैंड करेगा, वो भी साउथ पोल में। ठीक है, अगर ये जो भारत का जो हमारा जो चंद्रयान 3 है, अगर ये साउथ पोल में अगर लैंड कर गया, ठीक है, और वहाँ का जो रोवर है, लैंड रोवर, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से चला गया, चल रहा है, रन करेगा, तो भारत पहला देश होगा जो साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, और चंद्रमा पे पहुंचने वाला जो 4 देश है, चाइना, रशिया, अमेरिका, और अगर ये सफल हो जाता है तो भारत जो है इन चारों देशों में शामिल हो जाएगा। क्लियर है। चंद्रयान 3 में जो रॉकेट है ना, ALVM3M4, ये रॉकेट है, याद रखिएगा इसको। और चंद्रयान 2 जब गया था ना, तो GSLV से गया था, और जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया ना, ALV M3 और M4, ये रॉकेट है चंद्रयान 3 का। 615 करोड़ का ये बजट है, और यह 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कितना बजे, टाइम याद रखिएगा, 2:35 में। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, चंद्रयान 3 अगर जो है ना, अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, तो भारत जो है उन 4 उन्नत देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। इससे जो है चंद्रमा के बारे में हम लोग जानकारी जुटा पाएंगे। इससे जो है न केवल भारत को फायदा होगा, जो विश्व के जो वैज्ञानिक है ना, उनको भी फायदा होगा। और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, तो वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ों को जो है कोई रिलेट करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेंस में देखेंगे ही हम लोग। पहले तो प्रीलिम्स हमारा जो है बहुत बड़ा, ये जो क्या है, टास्क है पास करना, क्योंकि प्रीलिम्स को क्रैक करना काफ़ी जो है हार्ड होता है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ये आंध्र प्रदेश जो है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को, इनको भी यहीं से लॉन्च किया गया है। क्लियर है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो है बे ऑफ बंगाल में ये जगह पे है, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। हु वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन बिफोर द सैयद अकबरुद्दीन। हम लोग जो है इस नाम को याद नहीं रखेंगे, इसको, ये जो चार्ट है हमारा वर्तमान में, देख लीजिए। वर्तमान में हमारा जो है रुचिरा कंबोज, ये जो है ना वर्तमान में यूनाइटेड नेशन, भारत का जो है ना, भारत की तरफ से जो है प्रतिनिधि है। और ये जो है ऑल्सो सर्व द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी में जो है ना, ये प्रेसिडेंट का जो है अपनी सेवा दे चुकी है। और ये जो है ना नेपाल की जो है एम्बेसडर रह चुकी है। कौन, रुचिरा कंबोज। इससे पहले कौन थे, TS त्रिमूर्ति, याद रखिएगा, TS मूर्ति थे, जो कि भारत की तरफ से यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर थे सैयद अकबरुद्दीन, फिर उसके बाद थे अशोक कुमार मुखर्जी, फिर थे हरदीप सिंह पुरी। ये पांच लोगों का नाम याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, पांचों का ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से किसी एक का नहीं रहेगा कि इसमें से कौन जो है परमानेंट मेंबर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन का। तो याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज भी है, TS त्रिमूर्ति भी है, सैयद अकबरुद्दीन भी थे, अशोक कुमार मुखर्जी थे, हरदीप सिंह पुरी थे। और ये रुचिरा कंबोज के बारे में थोड़ा जान लीजिए। रुचिरा कंबोज जो है ना, पहली महिला है, भारत की पहली महिला जो है यूनाइटेड नेशन में जो है परमानेंट मेंबर है। ओके, द फर्स्ट शोरूम इन इंडिया रिटेल फर्नीचर, ठीक है, रिटेल फर्नीचर जाइंट आइका वाज द ओपन विच सिटी। आपको पता ही है, हैदराबाद में जो है आइका का जो है अपना पहला जो है रिटेल फर्नीचर जो है खोला गया था। हैदराबाद को जो हाईटेक सिटी के नाम से भी जानते हैं, हाईटेक सिटी। और
हैदराबाद का काफ़ी बड़ा इतिहास है, जब हम हिस्ट्री पोर्शन पढ़ेंगे तो हैदराबाद के बारे में भी जानेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं, वेयर विल बी द समर ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन 2020। देखिए 2020 में जो है टोक्यो, जापान की राजधानी जो है टोक्यो में ये जो है हुआ था समर ओलंपिक। भारत का क्या रैंक था, 48। और पैरा ओलंपिक में भारत का रैंक पता कितना था ना, 24। और 48 में जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज जीते थे हम लोग। और पैरा ओलंपिक में कुल मिलाकर जो है 19 मेडल जीते थे हम लोग। क्लियर है। और एक गोल्ड जो है हमारे जो है जेवलिन थ्रोवर, क्या नाम था उनका, जेवलिन थ्रोवर जो है उनका नाम था नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड दिलाया था भारत को। और 7 अगस्त को इन्हीं के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को हम लोग जेवलिन थ्रो दिवस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बाय पासिंग द ट्रिपल तलाक रिसेंटली द पार्लियामेंट इंडिया इंडोर्स विच ईयर, इंडिया यहाँ पे, ठीक है, ईयर रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट हैड मेड द ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सब को समझिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का मतलब है ना, ये संविधान के अनुसार नहीं है, ट्रिपल तलाक को जो है ना संविधान के अनुसार नहीं माना गया, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वैलिड रहता है। क्लियर है, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल को हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं, ठीक है, उसको नल मानते हैं। नन और अन में आप लोग फर्क समझिएगा, ठीक है, बेसिक सा चीज़ है, जिसको तलाक की बिद्दत बोलते हैं। जो इंस्टेंट तलाक है ना, जैसे कि मान लिया फ़ोन पे ही बोल दिए, मुस्लिम में क्या होता है, 4 महिलाओं का शादी करने का जो है ना प्रावधान है, उनका जो अपना पर्सनल कानून चलता है, शरीयत कानून, ठीक है, उसके अनुसार जो है ना महिला, एक पुरुष जो है 4 महिला के साथ शादी कर सकता है। और एक था पहले जो था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ये फ़ोन लगाया और बोल दिए कि तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया। इस तरह के प्रावधान को जो है खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते आर्टिकल 44 में जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। और बहुत जल्द जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। ये जो है डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें जो है कुल आर्टिकल 36 से 51 तक का प्रावधान किया गया है। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ कवर करेंगे। अगर आप लोग का कोई क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। और हम लोग इसी तरह जो है अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कुल जो है 90 डेज़ का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा 15 डेज़ का हम लोग रिवीजन सीरीज चलाएंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है हिंदी पीडीएफ में, ठीक है, टाइपिंग के लिए इसको दे दिया गया है, हिंदी पीडीएफ में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी हिंदी माध्यम वाले जो भी बच्चे हैं और इंग्लिश वाले हैं, दोनों भाषा को हम लोग जो है कंबाइन करके चलेंगे, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।